गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यह है अध्याय 4 का भाग 3 और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर। यानी कि इस भाग में हम लोग जानेंगे अकबर की नीतियों के बारे में। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण यानी कि विशेषता अकबर ने निर्धारित किए थे। इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल कौन है? तो इनके दरबारी और इनका कह सकते हो दोस्त, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। कितने जिल्दों में? 3 जिल्दों में, जिसमें आईने अकबरी में इन्होंने अकबर की नीतियों का जिक्र किया है। अबुल फजल ने यह कहा है कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था, और सूबा के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, प्रशासक होते थे, उन्हें सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते, यानी कि दोनों तरह के कार्य करते थे, राजनीतिक कार्य भी और सैनिक कार्य भी। और जो वित्तीय अधिकारी होता था उसे दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को और अफसरों की आवश्यकता होती थी, जैसे कि सैनिक वेतनाधिकारी, यानी सैनिक को वेतन देने के लिए जिसे रखा जाता था उन्हें कहा जाता था बख्शी। और धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री होता था उसे सदर कहते थे। फौजदार कहते थे जो आर्मी का हेड होता था, यानी सेना नायक जो होता था। और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। अकबर के अभिजात यानी कि योग्य या बड़े ओहदे वाले बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक यानी कि 80 के बाद क्या हुआ कि कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे, यानी कि वो अपने आप को आजाद करने लग गए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। उलेमा जो इस्लाम धर्म के प्रमुख जो होते हैं उन्हें उलेमा कहते हैं। ब्राह्मण आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के प्रमुख होते हैं। पादरियों के जो प्रमुख होते हैं उन्हें जेसुइट कहा जाता है। जरदुश्त धर्म के अनुयायी के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। यह चर्चाएं उन्होंने कहाँ शुरू की थी? इबादत खाना में। इसका चित्र ये देखिए, यहाँ पे ये है। ये विभिन्न धर्म के लोगों के साथ अकबर चर्चा कर रहा है। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ यह बने कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं, मतांधता यानी कि मत की अंधता, यानी कि अगर हमने जो कहा वही, या हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे श्रेष्ठ है, उन्होंने जो कह दिया वही सही है, और इसके अलावा अगर किसी ने कहा या उसको किसी ने तोड़ा तो उसे कहा जाता था कि इसने गलत किया है। तो ऐसे लोगों को ही कट्टर कहा जाता था। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच बंटवारे और सामंजस्य का मतलब होता है मेलजोल, और असामंजस्य यानी कि उनमें बैर भाव पैदा करती है। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल को हिंदी में कह सकते हैं सर्वत्र शांति, यानी कि सब को मिला के चलना। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करते थे, अपितु अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस पद्धति को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। ये देखिए, सुलह कुल के बारे में यहाँ पे दी गई बातें हैं कि ये जहांगीर कहते हैं कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्म के
अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। असहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब होता है आपसी मेलजोल, यानी शांतिपूर्ण तरीका। असहिष्णुता यानी कि हिंसा का मार्ग है, काट मार, मतलब जबरदस्ती किसी से कुछ लूटना। यहाँ सुन्नी और शिया, आप जानते होंगे कि इस्लाम के दो प्रमुख शाखाएं हैं, सुन्नी और शिया। एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, सुलह, एक कुल के सिद्धांत का पालन किया। अब देखिए आगे हम इसमें देखें कुछ, उससे पहले ये देखते हैं कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। 1605 तक अकबर का शासनकाल था। उसके बाद 1605 के बाद जहांगीर का शासनकाल प्रारंभ हुआ। फिर मेहरुनिशा से उन्होंने 1611 में जहांगीर ने निकाह किया, यानी विवाह किया, और उनका नाम, उसमें एक खिताब दिया गया नूरजहां। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्विंग खिंग के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे एक दस्तावेज आपको नजर आ रही होगी, ये और दिया गया दस्तावेज, इधर जो है ना, ये क्या है, फरमान है या आदेश है। और चौकोर मोहर यहाँ पे जो ऊपर है, ये देखिए यहाँ ये जो चौकोर मोहर है, इसमें दिया हुआ है कि उदात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। और ये जो गोल मोहर है, इसमें यह बताया गया है कि शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। इस तरीके से हमने ये देखा। अब आगे देखते हैं इसमें कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप, यानी कि इसका परिणाम क्या हुआ कि आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णन किया जाता है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता, यानी कि जिस तरीके से इन्होंने देखा कि यहाँ पे धनी लोग हैं, यानी कि अमीर लोग हैं, उसी तरीके से यहाँ पे गरीब लोग भी हैं। दरिद्रता को देखकर भी वो क्या हुए, विस्मित हुए, बहुत अधिक दुखी हुए। विस्मित होना मतलब बहुत अधिक दुखी होना। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ते थे। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम प्राप्त था, कुल मनसबदार 8000 थे, जिसमें से उच्चतम पद वाले 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% थी, लेकिन उन्हें राजस्व जो प्राप्त होता था वो था 61.5%, जिससे कि वो सवारों के अपने और सवारों के वेतन का भुगतान करते थे। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे। अब यहाँ पे इस बात को समझिए कि मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग किस पे लगाता था, वेतन और वस्तुओं पर। इससे क्या होता था कि शिल्पकार यानी कि कुछ चीजें बनाने वाले और उत्पादन करने वाले यानी किसान को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना ज्यादा था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान और शिल्पकारों के पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में
वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, यानी कि बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। हालांकि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। इसके बाद भी क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए कि उस समय यानी कि मुगल काल के समय और जगहों पे क्या होता था, उसको हम संक्षेप में जानते हैं। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन मतलब उसी समय में संसार के अलग अलग भागों में कई महान राजा रानियां थे, जिनमें ऑटोमन तुर्की के सुलेमान थे शामिल हैं, जिनका शासनकाल कब से कब तक है, 1520 से 1566। इसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को पर उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से, प्रभुत्व यानी कि उसके ऊपर कब्जा करने की वजह से स्पेन के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा यानी कि मुठभेड़ हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों यानी कि पुर्तगीज को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनो यानी कि विधि निर्माता का खिताब दिया गया। यह कहा गया कि सम्राट ही विधि निर्माता है, इन्होंने जो कानून बना दिया वही कानून चलेगा। क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर अब देखिए यहाँ पे अगर आप अंतर पाएं ऑटोमन साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच, तो आप ये पाएंगे कि जहां पे वहां भारत में यानी कि मुगल शासनकाल में मुगल साम्राज्य में एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्व के रूप में दे दिया जाता था, वहीं पे यहाँ ऑटोमन साम्राज्य में प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण किया जाने लगा, जिससे कि किसानों को बेकार यानी कि बिना पैसे के काम करना और भारी करों से उन्हें बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनों के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन की बात अगर करें तो इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ उसी समय में थी, 1558 से 1603। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629। और इनमें से कहीं ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक था जार इवान चतुर्थ वेसिलियेविच, जो इवान दे टेरिबल नाम से कुख्यात था। कुख्यात मतलब अपने बुरे कामों के लिए, जैसे अभी नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, अपने अलग अलग बुरे कार्यों के लिए लोगों के बीच में कुख्यात है। विख्यात का मतलब होता है जो अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, कुख्यात का मतलब जो बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करके ही आगे जाए। धन्यवाद।